मैं जिस पार्टी से आता हूं, हमारे जो नेता है जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने संविधान की बात उठाई है। ये जो फिरकापरस्त सरकारें हैं, जो केंद्र में बैठी हैं, जो राज्य में बैठी हैं, इनका काम ही है संविधान को तोड़ना मरोड़ना। हमारे यहाँ ना कोई बीएड कॉलेज है अच्छा, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है अच्छा, विधानसभा के साथ साथ जिला में भी नहीं है कि ना नियत है ना नीति है, एक ही नीति है, एन कैन प्रकैन कुछ। उस तरह से आप देखेंगे तो पूरे भारत को कांग्रेस ने भीख में सीट दी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नौतन विधानसभा की जो जनता है बहुत भोली भाली जनता है। आप कांग्रेस के कट्टर नेता हैं। मैंने पता किया कि आप बोलते हैं कि ना मुझे आरजेडी से सिंबल चाहिए, ना वीआईपी से सिंबल चाहिए, किसी अदर पार्टी से मुझे सिंबल नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे हाथ चाहिए। ये सत्य है? ये 100% सत्य बात है। मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता रहा हूं, और जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी भी पार्टी की तरफ से ऑफर होता है कि आप लड़ लो चुनाव, तो मैं वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। कांग्रेस का सिंबल ही एकमात्र विकल्प मेरे लिए है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा दिया तो भाजपा से तो सोचना ही नहीं है। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं। अगर हमारे गठबंधन से भी अगर किसी पार्टी ने अगर मुझे ऑफर करता है सीट या टिकट, तो मैं वो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़ूंगा। चलिए, मानिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, नौतन विधानसभा अगर वीआईपी को या आरजेडी को चल जाती है तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का ही लड़िएगा? लड़ेंगे तो सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे। ऐसा क्यों? वो हमारा सोच भी है, विचारधारा भी है। मैं जीता भी वही हूँ। हाँ। मैं सोचता भी वही हूँ और मैं करता भी कांग्रेसी की तरह हूँ। तो कांग्रेस छोड़ के और मेरे लिए कोई विकल्प नहीं। तब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो, जानते? जान रहे हैं, एकदम बिहार में भी मचाए हुए हैं ना। वो मचाए कुछ नहीं है, वो अपना विकल्प तलाश रहे हैं वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। उनसे एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं बिहार में, तो वो बोलते हैं आरजेडी जितना उन्हें दे देगी भीख में सीट, उतना ही मिलेगा उनको। देखिए, प्रशांत जी विद्वान आदमी हैं, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं। उनका सोच ये हो सकता है, लेकिन मैं उनके इस सोच से पे उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अच्छा। अगर उस तरह से आप देखेंगे तो पूरे भारत को कांग्रेस ने भीख में सीट दी है। पूरे भारत को कांग्रेस ने भीख में सीट दी है, फिर क्योंकि एक समय सिर्फ कांग्रेस ही थी। कांग्रेस से थी, बात सत्य है ये, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो देखिए, सवाल ये है कि एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन पॉलिटिकल आदमी हैं, तो उनका क्या सोच है, वो अपना सोच रखते होंगे, मुझे नहीं पता उनके सोच के बारे में। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, और कांग्रेस को अगर कांग्रेस के सोच वाले मिल जाए तो कांग्रेस किसी का हाथ नहीं छोड़ती, वो सबको साथ लेके चलती है। अच्छा। और जो लोग संविधान को मानते हैं, हम तो संविधान वाले लोग हैं, जो लोग भी संविधान को मानेंगे, चाहे वो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति ही क्यों ना हो, पार्टी नहीं मैं बोल रहा हूं, अंतिम व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम उस तक पहुंचेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे। आपके नजर में आप जन स्वराज पार्टी को कैसे देखते हैं? वो जैसे बात कर रही है विकास, पलायन, रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों पे। अगर मैं आपको मनोहर जी बताऊं तो मैं जनसुराज को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देख रहा हूं। अच्छा। क्योंकि वो ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, सबका अपना विचारधारा होता है, सबका अपना सोच होता है। उनको लगता है कि मैं इससे लोगों को अपनी बात बताऊं, ये बात, मेरे मुद्दे ये हैं। लेकिन आज आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन और कांग्रेस मात्र यही दो जो गठबंधन है। अच्छा। यही एकमात्र अभी विकल्प है। एनडीए और महागठबंधन दो ही। एनडीए से तो हमें लड़ना ही है। हाँ। एनडीए तो सत्ता में ही है। हाँ। वो तो 20 साल से मलाई का मजा ले रहे हैं वो लोग। हाँ। उनका तो काम ही है एन कैन प्रकेन, उनको सत्ता में रहना है। झूठ बोल के रह लें, सच बोल के रह लें, उनको सत्ता में रहना है। और आप
आप ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि 8,000 लोग ऐसे हैं हमारे विधानसभा, नौतन विधानसभा में, जहां पे हमारे विधायक जी आज तक नहीं गए, और उसके बावजूद भी वो विधायक हैं। जीत रहे। उनको विधायक बनने से मतलब है साहब, हाँ, उनको मंत्री बनने से मतलब है साहब, उनको कुर्सी से मतलब है साहब। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमारा काम ही है कि जो भी समाज का अंतिम पिछड़ा, शोषित, दलित व्यक्ति है, जो मुख्य धारा से दूर है, उसको भी हम आगे लेके आए। और महागठबंधन में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनका भी विचारधारा, उनका भी संविधान के प्रति जो झुकाव, जो समर्पण है, वो कांग्रेस की तरह है। इसलिए महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, और कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ इस बार विकल्प के रूप में उभरेगी ही उभरेगी। हम लोग जब आपके विधानसभा में घूम रहे थे तो आपके विधायक जी का बहुत ही फनी सा एक नारा हमें मालूम चला। बहुत ही, वो वोट मांगने गए थे तो बोले थे, लोग बोल रहे थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, जे हमको वोट दे दीजिए, नहीं तो एगो लकड़ी दे दीजिए। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट ले रहे थे क्या उस समय? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नौतन विधानसभा की जो जनता है, बहुत भोली भाली जनता, बहुत भोली भाली जनता है। और भोली भाली जनता होने के बाद, चूंकि हम लोग के यहाँ अभी भी अशिक्षा बहुत है, लोग गुमराह करने के जो जादूगर वहाँ पहुँचते हैं, हाँ। वो गुमराह करने में पूरी कोशिश करते हैं लोगों को। लेकिन आप कितनी बार ठगेंगे? एक बार, दो बार। तो अब लोग पहचान गए कि भैया ये जो लोग आते हैं ये हमें ठग के जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस और महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ वहाँ उभरा है, और वही इस बार का विकल्प है नौतन और विधानसभा का। और जहाँ तक लकड़ी मांगने की बात है, तो अगर विधायक जी का काम लकड़ी मांगने से चल गया है, तो मैंने आपको बोला ही कि इनको एन कैन प्रकेन, इनको बस एक ही चीज चाहिए, कुर्सी। अब लकड़ी मांग के मिल जाए, चाहे वोट मांग, या वो कैसे भी मिल जाए, बस मिल जाना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी मांगना, ये लॉजिक सही लगता है आपको? नहीं, लॉजिक नहीं, इनको तो लॉजिक चाहिए ही नहीं ना, इनको तो कुर्सी चाहिए। अच्छा, अब इनको लगा कि अगर ये लकड़ी वाला ही लॉजिक बनता है तो बना दो। गांव के लोग तो इधर भोले भाले हैं, चलो इनको मैं इसी बहाने से लूट लेता हूँ। इमोशनल नहीं कर लें, हाँ, मुद्दों पे बात कौन करे? तो यही है। आपको लोग वोट क्यों देगा? अगर आपको टिकट मिलता है तो कांग्रेस की तरफ से क्यों वोट देगा आपको लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस पार्टी से आता हूं, उस पार्टी ने दलितों की बात उठाई है, शोषितों की बात उठाई है, वंचितों की बात उठाई है, महिलाओं के अधिकार की बात उठाई है। मैं जिस पार्टी से आता हूं, हमारे जो नेता हैं जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने संविधान की बात उठाई है। आपको बता दूं कि अगर संविधान इस देश में सुरक्षित नहीं है, जब से ये जो फिरका परस्त सरकारें हैं, जो केंद्र में बैठी हैं, जो राज्य में बैठी हैं, इनका काम ही है संविधान को तोड़ना, मरोड़ना। अगर ये संविधान अगर टूट गया, संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, अगर संविधान को खतरा से बाहर नहीं लाया गया, संविधान को नहीं बचाया गया, तो आप समझ लीजिए कि ना देश रहेगा, ना राज्य रहेगा, ना जिला रहेगा, ना मेरा विधानसभा रहेगा, ना मेरे गांव रहेंगे, ना मेरे पंचायत रहेंगे। लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जब हम घूम रहे हैं, हम सामाजिक न्याय संवाद कर रहे हैं, जब हम दलित संवाद कर रहे हैं, जब हम महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, महिलाओं का चौपाल कर रहे हैं, तो जब हम ये बात बता रहे हैं, तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, कांग्रेस जो पार्टी है, जो महागठबंधन है, इनके साथ जो सहयोगी हैं, ये सब लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। तो एक तो कारण ये है, इसके वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी तरफ उनका झुकाव बन रहा है, झुकाव बन रहा है। दूसरा कारण ये है कि मैं यूथ हूँ, मैं दर्द समझ पा रहा हूँ। ये जो यात्राएं हमने की, अभी पलायन यात्रा एक हुई, मेरे नमन नौतन पद यात्रा के बाद जस्ट, जिसमें कन्हैया जी का भी आगमन हुआ था पश्चिम चंपारण में। अच्छा, कन्हैया कुमार जी, बितियारवा आश्रम से कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने शुरू किया था। उसमें कन्हैया कुमार जी भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब जी थे यूथ के, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यूथ के गरीबदास जी भी थे। तो ये सब लोग थे उसमें। वो यात्रा शुरू हुई, उसमें अखिलेश बाबू भी आए थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व
उस समय अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के। राजेश राम जी भी आए थे जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके अलावा पूरा कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आए थे। वो यात्रा पलायन पर थी। मनोहर जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, ये सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि पलायन का दंश हम 2 दंश झेल रहे हैं, 1 दंश नहीं। जब ये यात्रा शुरू हुई तब उसमें जब बात हम लोगों ने किया तो यात्रा इसलिए शुरू हुई कि पलायन की वजह से बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं मनोहर जी, इस बात से आप वाकिफ़ हो जाइए कि 1 दंश नहीं झेल रहे हैं हम लोग 2 दंश झेल रहे हैं। खास कर ये पश्चिम चंपारण की पावन धरती के लोग 2 दंश झेल रहे हैं। 1 दंश तो हो गया रोजगार के लिए जो हमें झेलना ही है। दूसरा जो हम लोग झेलते हैं वो है शिक्षा का दंश। हमारे यहाँ ना कोई बीएड कॉलेज है अच्छा, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है अच्छा, विधानसभा के साथ साथ जिला में भी नहीं है। ना हमारे पास आपको बढ़िया +2 स्कूल्स हैं वहाँ विधानसभा में, ना डिग्री कॉलेज है, एकमात्र प्राइवेट डिग्री कॉलेज है। उसमें भी सभी सुविधाएं नहीं होंगी, क्योंकि प्राइवेट की क्षमता एक सीमित क्षमता है, सब कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा उसे, अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और प्राइवेट कॉलेज भी सीमित है। सरकार होती है ना। हाँ। तो हमारे बच्चे साहब कोचिंग करने के लिए कोटा जाते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए कर्नाटका जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे बच्चे बीएड के लिए हरियाणा जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, लॉ करने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। और आपको पता है साहब कैसे जा रहे हैं? आपको पता होगा, अगर आपने घूमा है थोड़ा बहुत तो भी मैं बता दूं कि हम कृषि प्रधान जिला हैं। वही हमारा मुख्य स्रोत है कमाने का, खाने का। जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, आपको मैं बता दूं कि बहुतायत लोगों की ज़मीनें बिक रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। रोजगार बहुत दूर की बात है साहब, मैं सिर्फ पलायन की बात कर रहा हूं आपसे। पहला दंश जो हम लोग झेल रहे हैं, कई लोगों की ज़मीनें गिरवी हैं और वो बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, ट्यूशन करा रहे हैं, कोचिंग्स में भेज रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके बाद मनोहर जी मैं आपको एक और बात बता दूं, उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी बिहार में, तब बच्चा फिर दोबारा दूसरा दंश झेलता है, जब उसको नौकरी करने के लिए फिर जाना पड़ता है। एक इंजीनियर जो यहाँ से कर्नाटक से अपनी इंजीनियरिंग करता है, महाराष्ट्र से अपनी इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद उसको 15,000 रुपये की नौकरी लगती है और उसकी पढ़ाई में 5, 7, 8 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और 15,000 की नौकरी कहाँ लगती है? कहीं पंजाब में लग जाए, कहीं दिल्ली में लग जाए, कहीं राजस्थान में लग जाए, वहाँ भी गाली सुनो। और वहाँ गाली सुनो कि वो इंजीनियर है ही नहीं ना, उसका तो इंजीनियर का काम ही नहीं हो रहा है। साहब, हम घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं। ये दर्द जो है ना, ये आपको भावुक करता है। आप चलिए मेरे साथ, कभी आपको मौका मिले, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको अपनी विधानसभा लेके घुमाऊंगा। गांव के गांव में आप जवान लड़कों का टोली नहीं देखेंगे, सब बाहर है, सब बाहर है। अगर आज हमारे विधानसभा में किसी की मृत्यु हो जाए, या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा माँ पिता दादा दादी बीमार हो जाए, तो उसका लड़का कहीं तमिलनाडु में काम कर रहा होता है, उसको आने में 1 से 2 दिन लग जाता है, टिकट नहीं मिलता है। वो लाश, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो लाश 2 दिन तक इंतजार करती है कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भाई आएगा, तब हम शमशान घाट संस्कार करेंगे। ये दर्द है साहब हमारा। इस दर्द को कोई देख नहीं रहा है। विधायक का लड़का होगा, एमपी का लड़का होगा, तो वो यहीं बेतिया में काम करेगा, वो कहीं पलायन नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ मजदूर हो गए हैं। हम पढ़ने के लिए बाहर जाएं, उसके बाद कमाने के लिए बाहर जाएं, और ये स्थिति आ जाती है कि हम वापस लौट नहीं पाते हैं। हमारी ज़मीनें जो हैं, हमारी ज़मीनों में, हमारी माँ में, उस मिट्टी की माँ में के छाती में बहुत दूध है, जो असंख्य लोगों का पेट भर सकती है। लेकिन हमारी माँ को हमने सींचना छोड़ दिया, हमने उस पर काम करना छोड़ दिया। तो आप इस दर्द को समझिए कि पलायन सिर्फ एकमात्र रोजगार का मुद्दा नहीं है, शिक्षा में भी हमारा पलायन जो है हमें नोच रहा है, खसोट रहा है। हर बार इस जिला को जो है तंग कर रहा है, हर बार ये जिला शोषित हो रहा है, ताकि उसका जो रिसोर्स है पहले पढ़ाई में लगता है, फिर उसके बाद नौकरी में लगता है।
तो ये जो पलायन जो मामला है हमारे लिए, ये दोहरा सर्पदंश हम झेल रहे हैं। सिर्फ रोजगार ही नहीं, शिक्षा भी है। शिक्षा भी है। ये 2 मुद्दे हो गए। ये जो मुद्दे हो गए आपको वोट करने के लिए ये पर्याप्त है नौतन विधानसभा के लोगों के लिए, जो अगर समझ जाए तो। जीतने के बाद चलिए आपको टिकट मिलता है, आपको लोग आप जीत जाते हैं, तो आप 5 साल तक लोगों को दिखेंगे या फिर वोट मांगने पहुंचेंगे, जैसे लोगों ने आरोप लगाया है अभी सिटिंग एमएलए पे? इसमें तो मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए मनोहर जी, पर मुझे लगता है मैं बहुत यंग नहीं हूँ तो बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो ये चुनाव मेरा लकड़ी वाला चुनाव नहीं है। अब मुझे लकड़ी नहीं चाहिए, वोट ही चाहिए। तो मुझे दिखना होगा। क्योंकि मुझे लकड़ी नहीं चाहिए ना। हाँ। लकड़ी चाहिए तो बात खत्म, मैं दिखूं ना दिखूं। तो मुझे लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे विकास करना होगा, मुझे लोगों के अपने लोगों के बीच रहना होगा, मुझे वो दुख दर्द झेलना होगा। क्योंकि इस पलायन के दंश को लगभग इस पूरे जिला में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने झेला नहीं होगा। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं इससे बचा नहीं हूँ, मैं इस सर्पदंश से बचा नहीं हूँ। ये ऐसा दंश है जिससे कोई नहीं बचा। हाँ, मुझे नहीं जिसने डसा है, कोई नहीं बचा। तो मैं अपने लोगों के बीच रहूँगा, मैं जो भी कर सकूँगा या आज भी जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जो बन सकेगा मैं करूँगा, खासकर अपनी बच्चियों के लिए जिनको बेतिया ना आना पड़े। उस बीमार व्यक्ति के लिए जो कहीं बैजुआ में भी बैठा हो तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाए, उसका आवागमन सुलभ हो जाए। हमारे जो लड़के जो सब के सब बाहर ही जा रहे हैं, वो कुछ यहाँ रुके पहले, वो अपना स्वरोजगार कर पाएँ, वो अपनी शिक्षा अच्छा कर पाएँ। तो मैं जो बन सकूँगा करूँगा और अपने लोगों के बीच ही रहूँगा 5 साल। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप तो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, आज हमारा पॉडकास्ट ले रहे हैं, कल हो सकता है हमारे विरोध में पॉडकास्ट हमारा एकदम किसी का ले रहे हैं। इसमें 2 मत की कोई बात ही नहीं है। तो अगले 5 साल आप भी यहीं रहेंगे। हाँ। मैं भी यहीं रहूँगा। ये मौका मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। दूसरा पॉडकास्ट आपका नहीं करने में होएगा कि आप ये मुझसे पूछें कि भाई आप तो नहीं थे 5 साल। ये मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। ये बढ़िया सोच है आपकी कि आप जनता के बीच में रहिएगा। 12 साल में एक भी बढ़िया हॉस्पिटल ना बनाना पाना आपकी विधानसभा में, क्या ये किसी विधायक की बस की बात नहीं है? देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो मैं एक नाम आपको बताना चाहता हूँ, ऋतु जायसवाल। ठीक बात है। हाँ। उस महिला ने अपने पंचायत में बहुत डेवलपमेंट किया। ये सुनने में भी आया, पेपर में भी आया, उनको पुरस्कार भी मिला। हाँ। तो अगर एक मुखिया, एक ग्राम प्रधान अगर ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है। तो साहब, एक विधायक तो चीफ मिनिस्टर के पास आता जाता है, साथ में बैठ कर चाय पीता है। तो अगर वो चाह ले, और वो भी वो विधायक साहब जो सत्ता में है, मंत्री रहे, वो तो मंत्री रहे हुए, मंत्री, उसमें दूसरी बात पे आऊंगा। हाँ। पहले मैं इस पे आ जाऊं। हाँ, इनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ऐसे विधायक, डबल इंजन के विधायक, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के विधायक। दुर्भाग्य यह है कि दोनों इंजन है। हाँ। बोगी नहीं है, जनता नहीं है, तालमेल नहीं है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उनका इंजन चलना चाहिए। तो ये किसी विधायक या किसी व्यक्ति के लिए अगर वो ठान ले तो वो अंतिम व्यक्ति तक वो चीज़ें, वो सुविधाएं पहुंचा सकता है, वो विकास पहुंचा सकता है जो पहुंचनी चाहिए। यानी कि नियत ही नहीं है आपके विधायक के काम करने की ना, कह सकते हैं, अब इसको कह सकते हैं। हाँ। कि ना नियत है ना नीति है, एक ही नीति है, एन कैन प्रकैन कुर्सी चाहिए, लकड़ी देके। अब लकड़ी देके मिल जाए, जिस तरह भी मिल जाए। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और अपने विधानसभा के लिए बहुत ही अच्छे विचार है सर के। मैं सर से बात करूँ क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल से आया हूँ, मुझे पता है। क्या कहिएगा सर अपनी विधानसभा के लोगों के लिए आप? मैं नौतन को नमन करता हूँ। नौतन में 2 जो भी ब्लॉक आते हैं, नौतन और बैरिया, मैं अपनी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जो भी हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, सबको मेरा नमन है। और मैं आप सबसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि कांग्रेस, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी, जो संविधान बचाने की यात्रा पे समझिए निकले हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं, संविधान को बचाना है।
और संविधान तभी बचेगा जब आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और हम बेहतर विकल्प की तरह उभर रहे हैं। कांग्रेस हर जगह लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बिना आपके सहयोग की ये लड़ाई संभव नहीं है। और अगर संविधान बचता है तो ये देश बचेगा, ये राज्य बचेगा, ये जिला बचेगा, हमारा विधानसभा बचेगा, आपका ग्राम बचेगा, आपका वार्ड बचेगा। और मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, मैं आपके अधिकार के लिए जो जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो योजना शुरू की है 2500 रुपया माई बहन मान योजना, वो सिर्फ यूं ही नहीं शुरू की गई है। मैं इस पे आपको मनोहर जी सिर्फ अपने लोगों से ये आपके समक्ष ये बात कह के बात को ख़त्म करूंगा कि जब एक, और वो मैं भोजपुरी में करूंगा कि जब एगो लेमन चूस वाला आवेला गली में, तब पिताजी घर में ना रहेले, तब एगो लइका दौड़ के अपना माई के लगे जाला और ओकरा से कहेला कि माई तनी बर्फ किन दे, तनी एगो लेमन चूस किन दे। तो ओकरा वो माँ का कहेली कि अच्छा बाबू वहीं है, शाम के तक किन दे, तब तक वो बर्फ वाला चला जाता है। ऐसा निरंतर होता है। तो ये जो 2500 रुपया माई बहन बान योजना में हर महिलाओं को, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको खाता में हर महीना जाएगा, तकरीबन 30,000 रुपया साल का होता है, वो जाएगा। ओकरा ला राहुल जी या प्रियंका जी जौन सोचले बा लोग, उ रौरा के मजबूत करेला सोचले बा लोग। और मैं आपको बताऊं मनोहर जी कि 1 रुपया महिला का और 1000 रुपया पुरुष का बराबर होता है। क्योंकि एक पुरुष को अगर सुबह 1000 रुपया मिलता है तो शाम को उसके पास 1 रुपया नहीं बचता है, शायद उधार भी चढ़ा ले। लेकिन एक महिला अगर 10 रुपया लेके बाजार जाती है तो 7 रुपये का खरीदारी करेगी, 3 रुपया बचा के लाएंगी। और मेरी माँ बहनें जो हैं, वो जो 30,000 रुपया साल का मिलेगा वही बचत होगा जब वो घर बनाना होगा, जमीन लिखवाना होगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई आपत्ति पड़ेगी, तो वो रुपया निकलता है मेरी माँ बहनों का। इसलिए वो 2500 रुपया हमने देने का संकल्प किया है कि हमारी सरकार, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम वो 2500 रुपया आपके खाते में हर महीना देंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मनोहर जी, आपके लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ, अपने नौतन विधानसभा के क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता को आश्वस्त करता हूँ कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान सुरक्षित रहेगा। हर शोषित, वंचित, दलित, हर वर्ग के लोग, इवन महिलाएं, हर लोगों का ख्याल ये सरकार रखेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं आप सबका पुनः नमन करते हुए ये आग्रह करता हूं कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार को अपना समर्थन दें और इस बार बदलाव निश्चित है, हो के रहेगा। ये सरकार जो है, अराजक सरकार जो है नीतीश कुमार जी की, वो जा रही है। आप महागठबंधन में आप सबका स्वागत है। आप हमें, हमारा हाथ मजबूत करिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार।